हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस having same potential at every point on it is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो हम फिजिक्स में बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक पॉइंट चार्ज वाले केस में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की नेचर कैसी होती है, वो किस टाइप की बनती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की नेचर कैसी होती है, और एक पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस किस टाइप की होती है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इक्विपोटेंशियल केस 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। करेक्ट? अब देखना, वी नो दैट V इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्मॉल r डिस्टेंस पे, वो दिया जाता है बच्चों KQ बाई स्मॉल r से। V इक्वल्स टू KQ बाई स्मॉल r, है ना। इसका मीनिंग ये निकल रहा है बच्चों कि ऑल द पॉइंट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वे सभी पॉइंट जो पॉइंट चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पे है, उन सब के पोटेंशियल सेम होंगे। इट मीन्स दे विल लाई ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हुज पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अंडरस्टैंड? तो देखना बच्चों, ऐसी सरफेसेस है जो अपन विजुलाइज कर सकते हैं कि एक ऐसी सरफेस जो एक स्फीयर ही हो सकती है ना। तो इम्प्लाइज ऑल पॉइंट्स lying on a sphere, all points lying on a sphere at which the given charge Q is centered. The given charge Q is centered will be an equipotential surface, इट मीन्स अगर हम जो Q चार्ज को सेंटर मानते हुए हम स्मॉल r रेडियस की स्फीयर्स बनाएं, जैसे ये एक स्फीयर है, इसके पास ये स्फीयर नंबर 2, इसके पास ये स्फीयर नंबर 3। अब इस स्फीयर की रेडियस लेट r1 है और इस स्फीयर की रेडियस लेट r2 है और इस स्फीयर की रेडियस लेट r3 है। तो इसका पोटेंशियल जो होगा V1, इस वाली सरफेस का पोटेंशियल कितना दिया जाएगा V1।
इस वाली सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा V2 और इस वाली सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा V3। अंडरस्टैंड? V1 V2 V3। और हमको पता है बच्चों पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती है वो है जो रेडियल डायरेक्शन में होती है। रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग रेडियस, करेक्ट। तो ये फील्ड लाइंस मान सकते हो आप इनको, ये भी एक फील्ड लाइन भी हो सकती है, ये एक फील्ड लाइन हो सकती है, ये एक फील्ड लाइन हो सकती है, ये एक फील्ड लाइन हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स, अंडरस्टैंड? अब हमको पता है बच्चों को ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस V1 इक्वल टू दिया जाएगा KQ/R1। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पोटेंशियल दिया जाएगा KQ/R2 और इसका दिया जाएगा KQ/R3। दीज आर द स्फीयर्स, है ना। और एक स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब है जो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, जिसका पोटेंशियल दिया जाता है V इक्वल टू KQ/r। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बच्चों हम चेक करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए भी वो प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं, देखिए व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइन में एक रिलेशनशिप है बच्चों। अंडरस्टैंड? हाँ, important property, important property। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to electric field line always, to electric field line always। आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। अब इसको अपन एनालिटिकली है जो प्रूव करते हैं, हाउ इज इट इज़ पॉसिबल। तो लेट वी हैव ए चार्ज Q एट द सेंटर ऑफ द गिवन स्फीयर, करेक्ट। और इस स्फीयर की रेडियस आपकी स्मॉल r है, तो सर्टेनली ये स्फीयर है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। और इसकी है जो रेडियल डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है जो भी बना देते हैं हम, रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसकी फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब देखो बच्चों, we know that अगर किसी चार्ज को Q0 चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस Q0 चार्ज को अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक विदाउट एक्सीलरेशन मूव करवाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वी नो दैट इफ ए चार्ज Q0 is moved in electric field, Q0 is moved in electric field against electric field intensity, against electric field intensity without acceleration, then work
done, work done by external agency, by external agency in moving it from A to B is given by dw एक्सटर्नल, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन दे रहे हैं और क्यू नॉट चार्ज को है जो मूव करवा रहे हैं अपन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये दिया जाएगा बच्चों वी बी माइनस वी ए। अंडरस्टैंड? अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है जो चार्ज को मूव करवा रहे हो क्यू नॉट चार्ज को, तो विदाउट एक्सीलरेशन फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंसी को जो वर्क करना पड़ता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ द फाइनल पॉइंट where this charge has been moved and the minus of potential of a initial point. Understand? अब देखना बच्चों, if surface charge is moved on, charge Q naught is moved on इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर इस चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है जो मूव करवाया जा रहा है, चार्ज इज मूव्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डी आर। आप है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर है जो चार्ज क्यू नॉट को है जो आप मूव करवा रहे हो, तो फिर बच्चों वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी ए और बी आर लाइंग वेरी क्लोज ऑन द सरफेस, करेक्ट? तो इस कंडीशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट है ए, आपका ये वाला पॉइंट है ए, और ये क्लोज पॉइंट है जो बच्चों वेरी क्लोज पॉइंट, करेक्ट? इट इज़ द बी पॉइंट, ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट, और ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ डी आर, वेक्टर डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अंडरस्टैंड? ये डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डी आर है। अंडरस्टैंड? अब देखना कि सिंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपने मूवमेंट कराया है किसी क्यू नॉट चार्ज का, मतलब जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाया है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हमको पता है कि जो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है ना, तो हम है जो इस पॉइंट को है जो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं कि दैट वी ए इक्वल्स टू वी बी, है ना, बट वी ए इक्वल्स टू वी बी implies dw एक्सटर्नल, है ना, इक्वल्स टू जीरो। अगर आप वी बी इक्वल्स टू वी ए पुट कर दे तो dw एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, करेक्ट? अब बच्चों हमको पता है dw एक्सटर्नल जो है कि नहीं है, dw एक्सटर्नल, तो विदाउट एक्सीलरेशन मूव करवाने के लिए आप एक्सटर्नल एजेंसी को जो वर्क करना वर्क करना होता है फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, करेक्ट? तो वो वर्क है जो फील्ड इंटेंसिटी यानी कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, ताकि वो विदाउट एक्सीलरेशन आपका चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करे। तो इसका मतलब है जो dw एक्सटर्नल जो है, जो एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ता है, इट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टैंड? देखो अगर आप है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है जो चार्ज को मूव करवाना चाहते हो, करेक्ट, तो बच्चों हर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर है जो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ,
इक्वस टू क्यू नॉट इंटू वैक्टर ई। अंडरस्टैंड? तो आपको एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लगा के रखना पड़ेगा ताकि विदाउट एक्सीलरेशन, ये फोर्स हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, इट इज़ द एफ एक्सटर्नल, और ये हो जाएगा बच्चों एफ इलेक्ट्रिक, या एफ है जो कूलाम फोर्स या एफ इलेक्ट्रिक, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंसी को है ना इलेक्ट्रिक, सॉरी, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, है ना। तो आपको जो वो फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वो आपको सेंटर की तरफ लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? और ए से बी तक मूवमेंट के दौरान हर पॉइंट के ऊपर है जो आपके कूलम फोर्स काउंटर बैलेंस्ड होना चाहिए आपके एक्सटर्नल फोर्स से, सो दैट द चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्सीलरेशन अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है जो आपको है जो, क्योंकि आपके कूलम फोर्स की डायरेक्शन तो इस और है और आपने जो फोर्स अप्लाई किया इस और अप्लाई किया, तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है। इट मीन्स डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इम्प्लाइज है जो, मैं कह सकता हूँ इसको कि डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, इम्प्लाइज माइनस ऑफ डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलाम फोर्स, और ये माइनस वाला साइन भी है जो 0 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक को अब मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि क्यू नॉट इंटू वैक्टर ई, और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी आर ए से बी तक का। इट इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो है कूलाम फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलाम फोर्स, क्यू नॉट इंटू वैक्टर ई डॉट डी आर इक्वल्स टू 0। अब बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज ई डॉट डी आर इक्वल्स टू भी 0। अंडरस्टैंड? नाउ वी कैन राइट either E equals to 0 और dr equals to 0 और cos थीटा equals to 0। भाई इस इक्वेशन E डॉट डी आर को अगर सॉल्व करें तो इट इज E डी आर कॉस थीटा। चलो एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, इट इज E डी आर कॉस थीटा। एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ, इट इज E डी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये एक इक्वेशन है बच्चों, E डी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। इम्प्लाइज आइदर, ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए या तो आइदर E इक्वल्स टू 0 या डी आर इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, या तो E 0 या डिस्प्लेसमेंट डी आर 0 या कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। अब बच्चों देखना, बट E इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ E 0 नहीं है बच्चों, बट E इज नॉट इक्वल्स टू 0। E तो 0 नहीं है बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसा आप यहाँ से यहाँ तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। भले आपने फील्ड लाइन नहीं बना रखी हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होती है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ ए field line, understand, because an electric field is shown by a certain set of electric field lines only, understand. The number density is important. In our previous video we have shown this point. E is not equals to 0, तो E तो 0 नहीं है, और इसके बाद है जो डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है बच्चों, क्योंकि A से B तक आपने मूवमेंट कराया है Q नॉट चार्ज का, है ना। एंड dr also not equals to 0, E is not equals to 0, dr is not equals to 0, E भी 0 नहीं है, dr डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है, तो इम्प्लाइज हुआ बच्चों कि cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा है जो क्या है बच्चों, इट इज़ द एंगल है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर dr, है ना, इज 90 डिग्री।
अब बच्चों वेक्टर डी आर तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो बट डिस्प्लेसमेंट डी आर, डिस्प्लेसमेंट डी आर इज, है ना, डी आर इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डिस्प्लेसमेंट है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हुआ है ना। तो इसका मतलब इम्प्लाइज, क्योंकि ये वाला एंगल जो है वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज फील्ड लाइन, फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो निकल के सामने आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस केस के अंदर भी ये जो देखना, ये सब फील्ड लाइंस है जो इस स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर मानी गई है, क्योंकि ये फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन में, और रेडियस को, जैसे ये वाली रेडियस है, ये रेडियल डायरेक्शन है, तो फिर हम एक टेंजेंट प्लेन अगर यहाँ बनाएं, इट इज़ द टेंजेंट प्लेन, सॉरी इट इज़ द टेंजेंट प्लेन, तो ये रेडियस जो है उसके ऊपर 90 डिग्री पे मानी जाती है। अंडरस्टैंड, जैसे यहाँ टेंजेंट प्लेन बनाया तो ये रेडियस, ये जो रेडियल डायरेक्शन है ये 90 डिग्री पे मानी गई है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इस फिगर से बहुत क्लियर है। अंडरस्टैंड, इस जगह टेंजेंट प्लेन बना लूँ तो इस जगह भी है जो हम देख रहे हैं, इट इज़ द 90 डिग्री एंगल, तो इट इज़ द रेडियल डायरेक्शन, इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस वी कैन ड्रॉ। अंडरस्टैंड। तो केस 2 में डिस्कस करने जा रहा हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। केस 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों हमको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइन से हम शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन बाय इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अंडरस्टैंड। हाँ, तो बच्चों है जो आपके पास है जो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चीज़ आपको गिवन है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है ना, यूनिफॉर्म। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडरस्टैंड। तो ये फील्ड लाइंस है, तो इसका मतलब आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में होगी कुछ ऐसे प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। अंडरस्टैंड। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन में यहां बना लेता हूं बच्चों, अंडरस्टैंड। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल है लेट V1, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इट इज परपेंडिकुलर
ये परपेंडिकुलर है बच्चों फील्ड लाइंस के ऊपर, है ना, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। इसके बाद देखना बच्चों एक सरफेस और बना सकता हूँ मैं, अंडरस्टैंड। ये एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है लेट V2, इसका पोटेंशियल है V2, अंडरस्टैंड। तो ऐसी सरफेसेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है ना, आप उनको क्या कह सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस के अंदर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमारे पास एक नेचुरल क्वेश्चन और उठता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, अंडरस्टैंड। तो V1 और V2 में कौन बड़ा है ना, तो हम इस फिगर से जो इजीली एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों कि लेट है जो इसी डायरेक्शन में इन्फिनिटी है, जो इस डिस्टेंस पे r इक्वस टू इन्फिनिटी, r इक्वस टू इन्फिनिटी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक +1 कूलाम को मूव करवा रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, विदाउट एक्सीलरेशन आपको मूव करवाना है। तो बच्चों अगर इन्फिनिटी से आप इस सरफेस पे लाओगे तो +1 कूलाम को फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, कहाँ से, इन्फिनिटी से, विदाउट एक्सीलरेशन, तो चूंकि इसका पोटेंशियल V2 दे रखा है तो वर्क डन जो है वो हो जाएगा इक्वल्स टू V2, अंडरस्टैंड। तो इस वाली सरफेस के ऊपर लाने पर, है ना, वर्क डन जो आपको करना पड़ेगा वो हो जाएगा V1, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट वेक्टर E, फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट एक्सीलरेशन। अब बच्चों अगर आप इन्फिनिटी से इसी फील्ड लाइन के अगेंस्ट अगर आप यहाँ तक लाना चाहते हो तो सिंस आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आप +1 गुलाम को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो विदाउट एक्सीलरेशन, तो विदाउट एक्सीलरेशन के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक गुलाम फोर्स जो लग रहा है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओगे। हर पॉइंट के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो काउंटर बैलेंस्ड होना चाहिए, आप जो कि एक्सटर्नल एजेंसी है उसके द्वारा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो आप है जो इस डायरेक्शन में, इस केस में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, जितना फोर्स कूलाम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है उसके बराबर का बराबर। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आपको जो वर्क करना पड़ेगा V2, लेकिन अगर आप है जो विदाउट एक्सीलरेशन इन्फिनिटी से अगर आप इस सरफेस तक लाते हो तो यू हैव टू डू वर्क W2 इक्वस टू V1। अब देखना बच्चों यहाँ से यहाँ लाओ और इन्फिनिटी से यहाँ लाओ तो बच्चों इतना डिस्प्लेसमेंट आपको मोर ज़्यादा कवर करना पड़ता है। इसका मतलब W2 जो है इस केस में W2 इट इज़ ग्रेटर देन W1, यानी विदाउट एक्सीलरेशन अगर आप +1 गुलाम को यहाँ से यहाँ तक लाते हो तो यू हैव टू डू मोर वर्क, है ना, इन कंपेरिजन टू द केस व्हेन +1 कूलाम इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस इन्फिनिटी टू a point on this equipotential surface, understand। तो it is the case of equipotential surface for uniform electric field, understand। अब बच्चों हम एक तीसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अंडरस्टैंड। तो केस 3, केस 3, केस 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो हमको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ऐसा होता है, ये -q और ये +q और इनके बीच में बहुत स्मॉल सेपरेशन होता है बच्चों, 2a सेपरेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन है व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अंडरस्टैंड।
है ना, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन पॉइंट डाइपोल के लिए जो 2a जो माना जाता है, 2a टेंडिंग टू 0 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी हाई फॉर डिफाइनिंग पॉइंट डाइपोल। तो जनरली व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस ए डाइपोल इज सेड टू बी फॉर्म्ड, है ना, और डाइपोल को हमने डिस्कस किया है। अब बच्चों देखना, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है आपको, तो इस वाले चार्ज के कारण जैसे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा बच्चों, वो हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये R1 डिस्टेंस है, अंडरस्टैंड। तो V1 इक्वस टू हो जाएगा -KQ अपॉन R1, और इस वाले चार्ज के कारण है जो इक्विपोटेंशियल हो जाए, सरफेस पोटेंशियल जो हो जाएगा ये R2 डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा V2 इक्वस टू हो जाएगा KQ/R2। अब टोटल पोटेंशियल जो है V इक्वस टू KQ 1/R2 माइनस 1/R1, इन दोनों टर्म्स को जोड़ लेंगे अपन, अंडरस्टैंड। और V/KQ इक्वस टू 1/R2 माइनस 1/R1, और चूंकि V कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, सिंस ये सब टर्म्स है जो कांस्टेंट टर्म है, इम्प्लाइज 1/R2 माइनस 1/R1 इज कांस्टेंट। ये जो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। अब बच्चों अगर एक कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम बनाया जाए कि जिसके अंदर हम क्या करें कि V, K, Q की वैल्यूज़ को पुट कर दें और R1 और R2 को हम चेंज करते रहें, तो फिर बच्चों कंप्यूटर जनरेटेड डायग्राम के अंदर ये जो इससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको जो मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये 3D के अंदर है जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी, दैट इज़ द 3D फिगर। जैसे ये -Q और ये +Q, अब है जो ये इनको मिला ज्वाइन करने वाली लाइन -Q और +Q को, तो बच्चों देखना इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी बनेगी, जैसे फर्स्ट सरफेस ये एक 3D स्ट्रक्चर है बच्चों, गुब्बारे टाइप की, इस टाइप की, अंडरस्टैंड। इन दोनों के कारण मतलब पोटेंशियल इस चार्ज के कारण भी, इस चार्ज के कारण भी, तो इन दोनों चार्जेस के कारण आपको जो पॉइंट P मिलेगा वो पॉइंट P है जो इस सरफेस के ऊपर है जो लाई कर सकता है, अंडरस्टैंड। इसके बाद है जो बच्चों एक सरफेस आपको ऐसी भी मिल सकती है, और एक सरफेस आपको ऐसे भी मिल सकती है। ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इसी टाइप से इस चारों चार्ज के चारों ओर भी है जो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। अंडरस्टैंड, ये इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलेगी। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसी टाइप से इन दोनों चार्जेस की वजह से ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दीज आर द 3D स्ट्रक्चर्स। अब मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊँ मैं इनकी, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से बनती है। तो बच्चों हमको पता है -Q और +Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एक तो -Q के पास, एक +Q के पास, अंडरस्टैंड। और फिर है जो ध्यान रखना कि इस साइड के अंदर आप -Q से इधर चलते हो तो फील्ड वीक हो जाता है, और आप इधर चलते हो तो फील्ड वीक हो जाता है। तो बच्चों एक रिलेशन फिजिक्स के अंदर है जो अगला डेरिवेशन है, मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर है जो दो पॉइंट अगर ले लिए जाए क्लोज, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dV हो और उनके बीच का सेपरेशन dr हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से दिया जाता है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस फॉर्मूले को अभी हम यूँ का यूँ मान लेते हैं, और dV मतलब जैसे ये दो पॉइंट है कोई भी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है dV और इनके बीच की डिस्टेंस है dr। पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में क्लोज पॉइंट्स हैं dV और डिस्टेंस है dr। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस फॉर्मूले से दिया जाता है, अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों
अगर ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर लाई करते हों, ए और बी है जो, इफ लाई ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर ये लाइन लाई करते हो तो इसका मतलब ये डी आर जो है, डी आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, अंडरस्टैंड। ई इक्वस टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर है जो आपके ये दोनों पॉइंट ए और बी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर लाई करते हो तो डी आर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ये डी आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन these two equipotential surface, and this distance is also perpendicular to these two close equipotential surfaces। वो जो दो close equipotential surfaces है उनकी ऊपर भी ये perpendicular है ये distance, अंडरस्टैंड। तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ये एक रिलेशन होल्ड करता है जिसको अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अब देखना बच्चों कि चूंकि आप इधर से इधर जाते हैं, अगर इस माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर जाते हो, या आप यूँ समझ लो इस सेंटर से इधर जाते हैं और ये दोनों को ये इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये इसका सेंटर है। तो अगर सेंटर से आप लेफ्ट साइड में जाते हो या सेंटर से अगर आप राइट साइड में जाते हो तो सेंटर से लेफ्ट या राइट में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि देखो यहाँ फील्ड लाइन्स है जो क्लोज आती जा रही है बच्चों, 1 2 3 4 5। तो जो आप इस साइड में जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजिंग। इसका मतलब डी आर जो है वो हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन ई। और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव डी वी है जो लेट है जो अपन फिक्स कर दें बच्चों, जैसे डी वी कॉन्स्टेंट रख दें अपन, दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच का डिस्टेंस बीच का डिफरेंस डी वी को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ध्यान रखना, आप इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, अंडरस्टैंड। इसी टाइप से और भी कुछ हम डिस्टेंस सर्फेसेस बना सकते हैं। और हमको पता हो इधर है जो हमको पता फील्ड लाइन बहुत कम है, इधर की फील्ड लाइन मैंने बनाई नहीं है इस साइड में, तो इसका मतलब फील्ड है जो इस साइड में वीक होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस यहाँ इतनी है और यहाँ और बढ़ गई है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर आप लेफ्ट साइड में चलते हो और इधर राइट साइड में चलते हो तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है जो के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि टू द राइट ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड टू द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वीकर इन स्ट्रेंथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, अंडरस्टैंड। तो फिर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस के बीच की डिस्टेंस है जो इधर बढ़ती जाएगी। और इस साइड में जो आप इस साइड जो आप सेंटर से इस चार्ज की ओर चलते हो तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस और कम हो गई। इसी टाइप से ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस और कम हो गई। थोड़ा सा है जो इस फिगर को मैं एक थोड़ा सा और करेक्शन कर देता हूँ, है ना, ये अंडरस्टैंड, दिस इज द रीज़न। ये इस टाइप से आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगी। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक प्लस क्यू चार्ज के सिस्टम के कारण, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, वो एक केस और अपन डिस्कस कर लेते हैं, केस 3। इक्वी पोटेंशियल सरफेस केस 3, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सिस्टम, अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर कंप्यूटर जनरेटेड है जो बच्चों डायग्राम अगर हम बनाएं तो इसके ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस टाइप से बनेगी, है ना। और इसकी है जो
तो बच्चों इसके अंदर है जो अब बच्चों हमको पता है कि इसकी अगर फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इसकी फील्ड लाइन है जो कुछ इस टाइप से बनती है बच्चों। और इसकी भी फील्ड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप से बनती है बच्चों। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये 90 डिग्री है जो इनके बीच में, ये फील्ड लाइंस है। तो फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है बच्चों, ये। अब इसके अंदर है जो जैसे ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से आप इधर बढ़ रहे हैं तो बच्चों इधर हमको पता है कि जो आप इस साइड में अगर बढ़ते हो सेंटर की तरफ, इस चार्ज से इस सेंटर की तरफ, ये जैसे सेंटर पॉइंट है इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसका सेंटर पॉइंट है, तो आप इधर बढ़ते हैं तो इधर है जो बच्चों फील्ड लाइंस की नंबर डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब फील्ड वीक होता जा रहा है। जो आप इधर जा रहे हो फील्ड वीक होता जा रहा है। तो बच्चों है जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी आर इक्वस टू माइनस डी वी बाई ई, तो ई है जो डिक्रीजिंग, अगर आप है जो इधर से बढ़ रहे हो तो ई डिक्रीज हो रहा है, ई डिक्रीज हो रहा है तो बच्चों डी आर इंक्रीज हो रहा है। तो देखो बच्चों ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी कम है लेकिन अब ये और ज़्यादा हो गई। इसी टाइप से इधर ये डिस्टेंस कम है लेकिन और ये ज़्यादा हो गई। तो इस टाइप से आप दो पॉइंटों को ध्यान में रखते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। एक तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और एक ये वाला रिलेशन कि डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई इफ डी इज कांस्टेंट। अगर आप बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हो और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेट आप कांस्टेंट पुट करते हो, कांस्टेंट रख देते हो, लेट 5 वोल्ट, लेट 3 वोल्ट, कांस्टेंट वैल्यू, तो उस कंडीशन में दो कॉन्जिक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ई के मैग्नीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जहाँ ई ज़्यादा होगा वहाँ डी आर यानी उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगी, और जहाँ ई कम होगा वहाँ डी आर ज़्यादा होगी, जहाँ ई है जो लार्ज होगा वहाँ डी आर स्मॉल होगी। अंडरस्टैंड? तो इट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. I think you have understood it properly. Thank you. In next video we will discuss about the relation between electric field intensity and electric potential. Thank you.